नीतीश ने शराब पीते पकड़े गए पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की कही थी बात। शराब के बढ़ते मामलों को लेकर आरजेडी हुए हमलावर। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा दोषियों को बचा रही है पुलिस। सवालों के घेरे में पुलिस की भूमिका। आरजेडी विधायक ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। सतीश दास ने कहा शराब में होम डिलीवरी से ब्लैक इकोनॉमी को हो रही बढ़ावा मिल रहा है। और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जताया रोष। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया पुतला दहन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मद्य निर्देश उत्पाद और निबंध विभाग की समीक्षा बैठक की है और निर्देश दिया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी शराब पीते हुए पकड़ा जाए तो उसे तत्काल बर्खास्त कर दे। इस पर कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अब भी शराब के पीछे पड़े हैं, जबकि उनके पुलिस वाले इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। खुद पुलिस की मिलीभगत है। आप पूरे पुलिस तंत्र को शराबबंदी में लगा दिया है, इससे क्राइम बढ़ रहा है। आप शराबबंदी को हटाइए और शराब को उससे अधिक कीमत में बेचिए, जिससे राजस्व से बिहार का उद्योग धंधा खुले। सब मिलजुल के किए थे। मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आप इसके पीछे पड़े हैं और आपके पुलिस वाले इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। खुद मिली भगत है, मैं बार बार कह रहा हूं। आप टोटल पुलिस तंत्र को शराबबंदी में लगाए हुए हैं और उससे जो हत्याएं बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। आप शराबबंदी को हटाइए और दुगनी तिगुनी कीमत करके आप शराब बिक्री दीजिए। जो इतना महंगा करिए कोई खरीदेंगे ही नहीं, और जो उससे राजस्व आता है आप हर जिला में कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। अगर आप ऐसे ही पड़े रहिएगा, पुलिस आपको चलने नहीं देगी, ये मिली भगत का काम करेगा और शराब ऐसे ही मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मद्य निर्देश उत्पाद और निबंध विभाग की समीक्षा बैठक की और निर्देश दिया कि अगर कोई पुलिसकर्मी शराब पीते पकड़ा गया तो उसे तत्काल बर्खास्त कर दे। इस पर कांग्रेस के अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस हिसाब से सीएम ने शराबबंदी की बात कही है और इसको लेकर बैठक किया है, वही आरजेडी अब शराब को लेकर उसको बढ़ावा देते दिख रही है। जी बिल्कुल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक की थी, मद्य निषेध विभाग की बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने कहा था कि जो भी पुलिसकर्मी अगर शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे या शराब के किसी केस में उनका नाम आता है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए। इसी पे लगातार जो भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रतिक्रिया दे रही हैं। इसमें मुख्य रूप से जो कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस शराबबंदी के फैसले पे सोचना चाहिए, यानी कि शराबबंदी अगर बिहार में है तो शराब आ कहां से रहा है, यानी कि घर घर शराब मिल रहा है। ऐसे में जो शराबबंदी के फैसले पे सोचना चाहिए और शराबबंदी को फिर से खत्म कर देना चाहिए, यानी कि शराब जो है सब जगह खोल देना चाहिए। और ऐसे में क्या होगा कि बिहार को राजस्व की जो कमी हुई है उसकी पूर्ति होगी और जो शराब की कीमत है उसको 3 गुना बढ़ा देना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि जो शराब जो इनकम आएंगे उससे सभी जगह इंडस्ट्री लगेगी। और इसी तरह का जो आरोप है जो राजद विधायक है उन्होंने भी लगाया है। उन्होंने सुधाकर सिंह ने कहा है कि शराबबंदी के कारण जो है निर्दोष लोग को पुलिस जो है पकड़ती है, दोषी लोग बचते नजर आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। पुलिस जो है एक ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है बिहार में, ब्लैक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिससे बिहार को काफी लॉस हो रहा है। जी अभिषेक, जिस हिसाब से कांग्रेस के अजीत शर्मा ने एक तरह से शराब को लेकर पुलिस को भी घेरा है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की थी उसमें साफ तौर पे कहा था कि जो भी पुलिसकर्मी शराब के धंधे में मिलते हैं या शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं उनको बर्खास्त किया जाए। उन्होंने फैसला
मद्य निषेध विभाग की बैठक में कहा था। उसके बाद जो है अजीत शर्मा ने कहा कि पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भी शराब का कारोबार हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसमें पुलिस डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है। बिहार में एक जो ब्लैक इकोनॉमी है उसका बढ़ावा मिल रहा है और शराब कहीं नहीं बंद है, हर एक जगह शराब मिल रहा है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए और शराब को फिर से चालू कर देना चाहिए। इससे राजस्व का जो हानि हुआ है उसकी जो पूर्ति है वो होगी, यानी कि शराब को 3 गुने अधिक दाम में बेचना चाहिए और उससे जो रेवेन्यू आता है उससे बिहार में जो भी इंडस्ट्री है हर एक जिलों में खोलना चाहिए, जिससे बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है उससे समाधान हो सके। जी, लगातार बिहार सरकार शराब को लेकर नकेल कस रही है। इसको लेकर और ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप देखेंगे बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसके बावजूद भी लगातार जो है शराब मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक करते रहे हैं। खास तौर पे अगर शराबबंदी को देखें तो मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बावजूद भी शराब जो है घर घर मिल रहा है, हर एक तरफ जो शराब माफिया है सक्रिय हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी गंभीर हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह की शराब की मार्केटिंग हो रही है कहीं न कहीं उन पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बिहार पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे में वो अधिकारी और जितने भी नेता हैं उनको निर्देशित करते रहते हैं कि बिहार में जो भी इस धंधे से जुड़ा हुआ है या जो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आप पिछले दिनों देखेंगे कि हरियाणा से जो 2 शराब तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस की विशेष टीम हरियाणा जाकर उनको गिरफ्तार करके बिहार लाती है, यानी कि हरियाणा से ही ब्लैक मार्केटिंग के जरिए शराब को बिहार पहुंचाया जाता था। तो पुलिस अपने तरीके से कोशिश लगातार कर रही है कि इस शराबबंदी के बावजूद भी जो शराब की ब्लैक मार्केटिंग बिहार में हो रही है उस पर नकेल कसी जाए, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस इसमें कामयाब होते नहीं दिख रही है। जी अभिषेक, शराब माफियाओं पर कब तक नकेल कस पाएगी प्रशासन? जी लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक करते हैं। जो भी उनके विधायक हैं या मंत्री हैं या जो भी अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निर्देश देते हैं कि शराब जो माफिया हैं उन पर नकेल कसी जाए। जो भी लगातार जो भी थाने हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी निर्देश किया जाता है कि कहीं भी अगर ब्लैक मार्केटिंग से शराब बेची जाती है तो उस धंधेबाज को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन पे भी उचित कार्रवाई की जाए ताकि जो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है वो ठीक ढंग से लागू हो सके। जी चलिए अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कैमूर में शराब बढ़ते मामलों को लेकर आरजेडी हमलावर हो रही है। आपको बता दें कि शराबबंदी में पुलिस की भूमिका पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि पिछले दिनों कैमूर में शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना के मामले में पुलिस दोषियों को बचा रही है और दोषियों को फंसा रही है। आरजेडी विधायक को कहना है कि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां खुलेआम शराब की स्मगलिंग हो रही है। इसमें पुलिस और बिहार सरकार के कई अधिकारी शामिल हैं। इस सत्र में सवाल उठाने जा रहा हूं कि अवैध दारू पीने से 3 आदमी की मौत हुई थी कैमूर के कुड़ासन गांव में। पुलिस आज तक लीपापोती कर रही है कि वह मौत शराब पीने से हुई थी कि नहीं हुई थी। मेरा 2 सवाल है। अगर शराब पीने से हुई थी तो पुलिस अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अगर शराब पीने से नहीं हुआ तो उस गुनाह में एक वनवासी समुदाय के आदमी को 302 में जेल जाने का क्यों जेल भेजा गया? साबित है कि दारू पीने से ही वो तीनों की मौत हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार बचाना चाहते हैं कि पूरी सरकार इसमें लीपापोती में लगी रहती है। हम लोग जिस सीमा अंचल के जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा पे हमारा विधानसभा है, हम लोग लगातार वहाँ दारू की तस्करी होती है और रोज पकड़े जाते हैं। कोई दिन नहीं है जो एक ट्रक आधा ट्रक न पकड़ा जाता हो। तो आखिर आज तक कार्रवाई क्या है पुलिस का? पुलिस पर कार्रवाई क्या हुई? पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि लगातार क्यों हो रहे हैं आखिर? यानी कि पुलिस की भूमिका एकदम पूरा बिहार सरकार की जो पुलिस है इसमें मिली हुई है। और हमको केवल पुलिस ही नहीं, उसमें जिला प्रशासन के लोग मिले हैं, जैसे उत्पाद वाले हैं लोग, कई विभाग है जो प्रोहिबिशन को देखता है, वो सभी लोग इसमें मिले हुए हैं।
शराब के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, जिसके चलते शराबबंदी में पुलिस की भूमिका पर आरजेडी विधायक सतीश दास ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका बिना अफसर और मंत्री के नहीं है, उन्हीं के संरक्षण में यह सब हो रहा है। बिहार में सफेद पोस्ट लोग की मिलीभगत से शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जिससे ब्लैक इकोनॉमी डेवलप हो रही है। का बगैर मंत्री और अफसर के भूमिका उनकी नहीं है, यहाँ से संरक्षण प्राप्त है। और मांझी जी कई बार बोल भी चुके हैं कि शाम में सभी मंत्री के दफ्तर या उनके आवास पर छापा मारा जाए तो सब पीते हुए पकड़े जाएंगे। तो यहाँ होम डिलीवरी सफेद पोस्ट लोगों के संरक्षण में हो रहा है और इसमें एक ब्लैक इकोनॉमी डेवलप हुआ है बिहार में। सरकार को तो राजस्व का घाटा हो रहा है, लेकिन पैरेलल में ब्लैक इकोनॉमी डेवलप हुआ है जो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का है और ये निजी लोगों के हाथ में गया है और निजी संपत्ति अर्जित करने का काम किए हैं। एक घटिया शराब दुगने तिगने दाम पर बिहार में छुपे तरीके से बेचा जा रहा है और जो नीतीश कुमार जी का एक बयान आया मंत्रिमंडल के बैठक में कि जो भी पुलिस पकड़े जाएंगे वो सस्पेंड किए जाएंगे, होम गार्ड पे उनकी जिम्मेदारी तय होगी, तो हमको लगता है उसके मंत्री जो मद्य निषेध मंत्री हैं उन पे भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सबको शपथ दिलाया था, उन पे भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर बिहार में शराब पकड़ा जाता है तो इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार नीतीश कुमार जी होंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जमशेदपुर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में हुए वृद्धि को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना रोष जाहिर किया है, जहां करंडिया चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर के प्रखंड कमेटी की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस संबंध में जानकारी करंडी चौक पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किया गया। और पुतला दहन इसलिए हम लोग किए कि विगत दिनों पेट्रोल डीजल गैस का दाम ऐसा आसमान छूने की तरह केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, जिसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी केंद्र सरकार का हाय हाय नारा और धर्मेंद्र प्रधान का मुर्दाबाद नारा करते हुए हम लोग पद यात्रा का जुलूस निकाले और करंडी चौक पर उसका पुतला दहन हम लोग किए। रोहतास जिले में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। इस पर रोहतास जिले के 66,366 परीक्षा मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे। मैट्रिक परीक्षा को लेकर जिले में 60 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं। रोहतास जिले में 33 परीक्षा का सासाराम अनुमंडल में है, 15 टिहरी अनुमंडल में और 12 विक्रमगंज अनुमंडल बनाए गए हैं। ये परीक्षा 2 पालियों में की जाएगी। परीक्षा केंद्रों से आसपास में 100 मीटर की धारा 144 लागू रहेगी। इसी के तहत आज रोहतास के जिले में समाजसेवी गांधी चौक पर वीर कुमार सिंह कॉलेज पर बनी सेंटर पर जाने के लिए मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए लगभग 100 गाड़ियों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गांधी चौक के द्वारा मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और लंच की भी व्यवस्था की गई, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो।
बहुत सारे बच्चियां बस से जाती हैं जो कि एग्जाम सेंटर पर पहुंच नहीं पाती हैं टाइम से, उसमें उसका भविष्य खराब हो जाता है क्योंकि वो उतने साल से तैयारी करती हैं और सही से समय पे आइन टाइम पे वो नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसे बहुत दुख की बात है। तो मेरे दिमाग में आया कि बच्चियों का और जो मेरे पंचायत की जितनी भी लड़कियां हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने फ्री में गाड़ी का सुविधा किया ताकि उन लोग को टाइम से अपना भविष्य आगे बढ़ा सके। मैं आपको अमियार गांव के एक समाज सेवी व्यक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे गांव के एक समाज सेवी व्यक्ति है जिनका नाम गांधी चौधरी है। ये हमारे बोर्ड परीक्षा में हम लोग लड़कियों के लिए गाड़ी की व्यवस्था किए हैं एवं पानी बोतल की व्यवस्था किए हैं एवं दवा की व्यवस्था भी किए हैं, मतलब सारी चीजों का व्यवस्था किए हैं। और हमारे गांव के गली नालियों के साफ सफाई में भी सुविधा किए हैं। और लॉकडाउन में भी हमारे मास्क को बंटवाए और गरीब व्यक्तियों के लिए चावल आदि सब ऐसी सामानों का दान किया है। मधेपुरा में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 10वीं की परीक्षा आज शुरू हो गई है। मधेपुरा के 23 परीक्षा केंद्र पर इस बार करीब 27,000 परीक्षार्थियों मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए मधेपुरा में केशव कन्या उच्च विद्यालय को पिक सेंटर बनाया गया, जिसमें तहत सेंटर को आकर्षित तरीके से सजाया गया। तेईस सेंटरों पे कुल 26,000 बच्चे इस सब डिवीजन में एग्जाम दे रहे हैं। सभी जगह पे मजिस्ट्रेट डेपुटेड हैं, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में घूम रहे हैं और मैं भी घूम रहा हूँ। सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से एग्जाम चल रहा है और टेस्टिंग अच्छे से की गई है ताकि बच्चे कदाचार ना करें। और सभी इन्विजिलेटर भी को भी पहले से भी डायरेक्शन दी गई थी, उसके आलोक में अच्छे से कदाचार मुक्त एग्जाम चल रहा है। मधेपुरा के बालम गठिया पंचायत में आयुष्मान भारत पखवाड़ा का जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने उद्घाटन किया। गौरतलब है कि जिले में 17 फरवरी से आयुष्मान भारत पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अधिक से अधिक लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। इसकी शुरुआत बालम गठिया पंचायत के शिविर लगाकर की गई। इस मौके पर डीएम ने कई चयनित लाभार्थियों को अपने हाथों से गोल्डन कार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। महंगी से महंगी स्वास्थ्य सेवा तक आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यह स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड दिया है, जिसमें 5 लाख तक के इलाज का खर्च रखा जाएगा। चाहे सरकारी अस्पताल में हो या चयनित निजी अस्पताल में, डीएम ने हर लाभुकों को अपना आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए आग्रह किया। 23 सेंटरों पे कुल 26,000 बच्चे इस सब डिवीजन में एग्जाम दे रहे हैं। मधेपुरा के बालम गठिया पंचायत में आयुष्मान भारत पखवाड़ा का जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने उद्घाटन किया। तो निःशुल्क हो जाता है, उसमें पैसा लगता नहीं। मगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो उसका ऐसा मीटर चलता है कि 2 या 3 दिन के बाद में ना आपकी सारी जेबें खाली हो जाती है ना। सबसे पैसा मांग लो तब भी उधार पूरा उसका चुका ही नहीं पाते। ऐसा लगता है सूसरा का उसका पेट हो गया है। आप वहां गए हैं और वो सारा पैसा जितना के सारा जो है खत्म हो जाता है। सरकार ने देखा कि इससे गरीब और गरीब हो जाता है। एक आदमी कोई बीमार हो गया, कहीं मेडिकल हॉस्पिटल कहीं पर भी गया और सारा पैसा उसका बेचारे का खत्म हो जाता है, फिर चुकाता रहता है 2 साल 3 साल वो लगते। मोतिहारी में गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार, जिलाधिकारी शीर्ष कपिल अशोक के संयुक्त तत्वावधान में गुड़ उत्पाद के लिए बैठक आयोजित की गई।
आपको बता दें कि संग्रहालय स्थिति राजा कृष्ण भवन में ये बैठक की गई, जिसमें गन्ना उत्पाद से जुड़े किसानों का हिस्सा लिया गया। वहीं इस बैठक में गन्ना उत्पाद और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि गन्ना उत्पाद खासकर चीनी के लिए होते हैं, लेकिन आजकल गुड़ का महत्व बहुत बढ़ गई है। गन्ना से तत्काल रूप से गुड़ की उत्पाद कैसे हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पाद में आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर बिहार एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है। साथ ही जिलाधिकारी ने किसानों के संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों को गुड़ इकाई स्थापना के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। अपील की है कि जहां मोतिहारी चीनी मिल बंद है, तो जो चकिया चीनी मिल बंद है, तो इन इलाका में किसान आत्मनिर्भर हो, इसके लिए खरसारी उद्योग जो है गन्ना से गुड़ बनाने का काम भी करे। यही हम लोग का संकल्प है कि ताकि प्रधानमंत्री का जो $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वह इस प्रोसेसिंग से और एथेनॉल से हम लोग उसको पूरा करें। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित पशुपालन कार्यालय में पशु चिकित्सा डॉक्टर रितेश कुमार ने लोगों को मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यालय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए योग्य लाभुकों को आवेदन पत्र, शपथ पत्र भरकर निर्धारित समय पर संबंधित कार्यालयों में जमा कराना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चयनित योग्य लाभुकों को 50% से लेकर 90% अनुदान पर गाय, बकरी और पशुधन प्रदान किए जाएंगे। इस योजना में विधवा महिला और 50 से अधिक उम्र के असहाय महिलाओं को और दिव्यांग प्राथमिकता दी जानी है। साथ ही इस योजना के पूरी जानकारी नारायणपुर पशुपालन विभाग में आकर ले सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना, कुक्कुट पालन योजना, लेयर और ब्रायलर बतख चूजा वितरण और गौ विकास योजना के तहत वितरण किया जा रहा है, जिसमें कुछ 50% अनुदान में है, कुछ 90% अनुदान में है। 90% अनुदान में वो लोग हैं जो विधवा हैं, विकलांग हैं या 50 वर्ष उम्र के निसंतान दंपति हैं। और सबका योजना है कि अपना 50% सब्सिडी की राशि उनको खाता में मिलेगी और 50% अनुदान उनको अपने खाते में जमा करना है। और उन लोगों को स्थानीय जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय आवास प्रमाण पत्र और बैंक डॉक्यूमेंट्स और बीपीएल का सर्टिफिकेट, ये सब फॉर्म में देना है। नालंदा जिले के तेहाड़ा स्थित तालधन विश्वविद्यालय में खुदाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस प्राचीन विश्वविद्यालय की खुदाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने 1 महीने पूर्व पीएमओ को पत्र लिखा था, जिसके बाद से पीएमओ की पहल पर एक बार फिर प्राचीन विश्वविद्यालय में तिलाधक विश्वविद्यालय की खुदाई शुरू हो गई है। इस खुदाई के कार्य का जायजा लेने आज डीएम संजय योगेंद्र सिंह पहुंचे और पूरी खुदाई कार्य का जायजा लिया। आपको बता दें कि पहली बार 2009 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फावड़ा चलाकर इस खुदाई कार्य की शुरुआत की गई, लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा इसे कुछ महीने बाद खुदाई कार्य को रोक लगाने की बंद कर दिया गया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने इसे पुनः खुदाई करने की मांग कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी प्राचीन है। अब देखना यह है कि इस खुदाई के कार्य के बाद और कितनी प्राचीन कालिक प्रतिमा और अन्य अष्ट धातु मिलते हैं। औरंगाबाद के दाऊ नगर में कादरी इंटर स्कूल और कादरी मध्य विश्वविद्यालय में अर्ध परीक्षा बनाया गया। इन दोनों अर्ध परीक्षा को लेकर केंद्र उद्घाटन एसडीओ कुमार अनुपम सिंह ने फीता काट कर किया। केंद्र के निरीक्षण करते हुए सुविधाओं का जायजा लिया। एसडीओ कुमार अनुपम सिंह ने कहा कि दोनों आदर्श परीक्षा केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे छात्रों को परेशानी न हो। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की गाइडलाइन के अनुसार सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई है। स्वस्थ और
कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी की गई है। 3 स्तर पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसी तरह से स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। 3 स्तर पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। स्टैटिक दंडाधिकारी हैं, उसके बाद पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं और फिर उसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड का भी प्रोविजन किया गया है। ये लोग लगातार विजिलेंट रहेंगे, लगातार घूमते रहेंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्रों पे रहेंगे और सभी पदाधिकारी भी फील्ड में जो हैं वो सभी लगातार सेंटर पे घूमते रहेंगे और सभी वीक्षक और केंद्राधीक्षकों से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहतास में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक के घर से फोन पर बुलाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने मदद से घायल युवक को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। घटना जिले के टिहरी इलाके में पाली की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टिहरी इलाके में कुम्हार टोली का रहने वाला 18 वर्षीय युवक नसीम इमरान अपने घर पर खाना खा रहा था। इस दौरान कुछ युवकों ने उसे फोन कर बुलाया। युवक जैसे ही वहां पहुंचा, पहले से ही मौजूद बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए। वहां पर मौजूद लोगों ने आनंद फानन में घायल युवक को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में एडमिट कराया, जहां पीड़ित की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल के बयान पर आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या मिलना है? हम गए तो डंडा उंडा सब जगह था, दूगो के हाथ में चाकू था, हाथापाई करने लगा सब। आगे वो पागल नहीं है, अरमान मलिक उसका नाम है, चाकू मारने लगा। किस लिए मारा? पहले एक खाली मेरा सर फाड़ दिया था सब, वही फोन कर कर डेली थी कर रहा था टॉर्चर पर, लेकिन कुछ ज्यादा फोन किया कि आओ आज के बाद कुछ ना लड़ाई झगड़ा। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी कर रहा था देखने के लिए, जब कोई नहीं है निकले यहाँ बात करेगा, चल गए। खाना खाता है, खाना खाता खाता 3-4 बार फोन लगे, फोन करके तो कहाँ जाता रहता, हम आवते तुरंत दोस्त बुलाता, तब बुलाते इतने में सारे सब घटना हो गई, मार दिया जाते रहते। तो पहले से भी क्या कोई विवाद था? नहीं, वही इतने में रहा। कौन लोग मारा है? वो तो लेकिन बाहर में हुआ कौन जगह का पानी मार के पुत्र का हला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।